हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। निराला द विजन यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं पीके निराला फिर से मैं सीटेट क्लास के लिए एक नए सेक्शन की ओर मुड़ रहा हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचारा तो मैंने पाया कि सीटेट पास करने के लिए चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, उसमें आपको पेडागोजी का जो सेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट में आप देखे होंगे 90 नंबर की पेडागोजी आती है और पेपर सेकेंड में देखेंगे 80 नंबर की पेडागोजी आती है। जब तक आपका पेडागोजी नहीं सही होगा तब तक आप सीटेट में सफल होना मुश्किल है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं सीटेट में तो आपको ये पेडागोजी वाला सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ये मैं 15-15 क्वेश्चन का 20 वीडियो बनाऊंगा आपको, न केवल सीटेट में बल्कि DSSB PRT, DSSB TGT, PGT और KBS और NBS में आपको बहुत ही मदद करेगा और अदर टैट में भी मदद करेगा। जो पेडागोजी वाले सवाल हैं उसको उसको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा आपको। मैं आपको जो बताऊंगा वो एक नए तरीके से बताऊंगा आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेडागोजी मतलब होता है द वे ऑफ लर्निंग स्टाइल। आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, ये वो है पेडागोजी आपका। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों की समस्या को समझते हैं कि नहीं, बच्चों की क्षमताओं को समझते हैं कि नहीं, बच्चों की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि नहीं, ये है पेडागोजी। पेडागोजी किस पर आधारित है? तो आपके NCF 2005 नेशनल करिकुलम 2005, आपने शायद नाम सुना होगा NCF 2005, ये उस पर आधारित है। NCF 2005 पर आधारित है। NCF 2005 का भी अलग से मैं बताऊंगा आपको कि पूरा जो पेडागोजी NCF 2005 के आधार पर है, रिसर्च रिपोर्ट्स के आधार पर है, पोजीशन पेपर के आधार पर है, RTE जो है आपका राइट टू एजुकेशन उस पर आधारित है। यानी कि जो पेडागोजी है वो बहुत कुछ अलग अलग विषयों पर आधारित है। पहली बात याद रखना पड़ेगा आपको, जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो टॉपिक है उस पर आधारित है पेडागोजी। NCF 2005 है उस पर आधारित है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर आधारित है। अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आया उस पर आधारित है। ये राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार कानून उस पर आधारित है। ये पोजीशन पेपर आता अलग अलग, जैसे मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, EVS का, उस पर आधारित है, उसके पोजीशन पेपर पर आधारित है। यानी कि आपका जो पेडागोजी का कोई किताब नहीं होता है, ये कहिए कि आपको बहुत सारा चीज़ को मिलाकर तब पेडागोजी का नोट्स तैयार होता है। तो सीटेट में अगर आपको पेडागोजी का सवाल सोल्व करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करिए। मतलब जो भी हम क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे उसको देखने का प्रयास कीजिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि क्या करने से ये चीज़ें सोल्व हो जाती हैं और क्या करने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पेडागोजी सोल्व करने का तरीका हमारा थोड़ा अलग है। मैं अन्यों से अलग बताता हूँ क्योंकि जो पेडागोजी है मूलतः NCF 2005 पर आधारित है। क्या NCF 2005 पर आधारित है? आप देखिएगा NCF 2005 ये दिया हुआ। अब NCF 2005 है, अब ये जो इसी पर सीटेट आधारित है। सीटेट किस पर आधारित है? NCF 2005 पर। और NCF का दो अवधारणा है, एक टीचर सेंटर, एक चाइल्ड सेंटर। एक टीचर सेंटर, एक चाइल्ड सेंटर। जो टीचर सेंटर है उसको सीटेट नहीं मानता है और चाइल्ड सेंटर जो है उसको सीटेट मानता है। क्या मानता है? सीटेट मानता है इस चीज को। ठीक है, सीटेट मानता है इस चीज को और टीचर सेंटर को सीटेट नहीं मानता है। अब टीचर सेंटर में बहुत सारा शब्द लिखाएगा और चाइल्ड सेंटर में भी बहुत सारा वर्ड दिखाएगा। इसलिए आप एक खाली पेज निकाल लीजिए और ऊपर लिख दीजिए पेडागोजी
और उसमें 2 तीर का निशान खींच लीजिए और एक तरफ आप लिख लिए टीचर सेंटर और एक तरफ लिख लिए चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर का मतलब है सीटेड इसको नहीं मानता है और चाइल्ड सेंटर का मतलब सीटेड इसको मानता है, क्योंकि पेडागोजी में 2 ही कंसेप्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार। या तो टीचर सेंटर मेथड होगा या तो चाइल्ड सेंटर मेथड होगा, और सीटेड जो है टीचर सेंटर को नहीं मानता है, इसलिए टीचर सेंटर वाले जितने भी वर्ड आएंगे वो सब गलत होंगे। क्या होंगे? सब गलत होंगे। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर टीचर सेंटर लिखा हुआ मैं बोलूँगा ये टीचर सेंटर में लिख लीजिए, वो आप लिखते चलिएगा। क्यों लिखिएगा वो भी करते चलिएगा, ठीक है। उसी तरह चाइल्ड सेंटर में भी बहुत सारा वर्ड लिखाएंगे, वो आप लिखते चलिएगा। क्यों लिखना है ये भी बताएंगे आपको, ठीक है जी। हम आपको पेडागोजी पढ़ाते समय ये भी बताएंगे कि देखिए कि पहला ऑप्शन क्यों सही है, दूसरा क्यों गलत है, तीसरा क्यों गलत है, चौथा क्यों गलत है। ऐसा शायद ही कोई लोग बता रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आप सीटेट नहीं पास कर पाइए। क्यों? क्योंकि सीटेट वाले जानबूझकर चारों ऑप्शन एक जैसा रखते हों ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा एक ऑप्शन उनको दिख रहा होगा, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ये उनके लिए समस्या है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप जो है चारों ऑप्शन एक जैसा ना लगे, हमारे अनुसार काम कीजिए, आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा और 3 ऑप्शन गलत लगेगा। लेकिन 3 ऑप्शन गलत क्यों हुआ इस पर भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, और पहला क्यों सही हुआ इसको भी जानना जरूरी है। अब ऐसा पेपर अगर 10 पेपर बना लेते हैं मेरे साथ तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम लोग पेपर की तरफ घूमते हैं और पहला पेपर देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। क्या करता है? नहीं। जो सीटेट है ये ध्यान रखिएगा, जब भी वो क्वेश्चन बनाता है वो ध्यान रखता है ये वैसे ही सवाल पूछता है, सवाल में देगा लिख देगा नहीं, ये क्या करेगा? नहीं कहेगा। और जब नहीं लिख देगा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े तो आपका गलत होगा, ठीक है जी। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ठीक है। क्या करना है? प्रश्न पूछना। दूसरा दिया है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी प्रक्रियाओं पर चर्चा करना है। क्या है वर्ड? चर्चा करना, ध्यान रखिएगा चीज को। तीसरा दिया है कुछ हल करते समय क्या करना है? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। चौथा दिया है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना। सवाल क्या पूछ रहा है? कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हल करने का कौन सा तरीका सही नहीं है। अब चौथा ऑप्शन से पढ़ते हैं सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे वाली शब्दावलियों का प्रयोग करना। सोचिए, विचारिए, परीक्षण कीजिए, ऐसे वर्ड का यूज करिए, ठीक है। तो ऐसे वर्ड सही होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रश्न का सोल्व करेंगे तो सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन करेंगे तो क्या होगा? बच्चे का अपना विचार बनेगा। ये चाइल्ड सेंटर ऑप्शन है आपका, क्योंकि इससे बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, सोचने का विकास हो रहा है, इसलिए ऑप्शन राइट सही है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, यानी कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसे डांटना नहीं, फटकारना नहीं, क्योंकि गलती सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या है? हिस्सा है। ये भी सही बात है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन सही है, क्योंकि हम जितना चर्चा करेंगे बच्चे के चिंतन का विकास उतना ही होगा। पहला ऑप्शन है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, ये प्रश्न को पूछना। तो हमने बताया था ये कि
प्रश्न का उत्तर पूछना, ये सब जितने ऑप्शन होते हैं ये सब गलत होते हैं, ध्यान रखने। प्रश्न का मतलब जो है प्रश्न का उत्तर पूछना, प्रश्न का जवाब पूछना, ये क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं होता, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि पहले ऑप्शन से बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है उससे। ठीक है, कहे कि प्रश्न पूछिए, प्रश्न का उत्तर पूछिए, तो प्रश्न का उत्तर वही बताएगा जो लिखा हुआ है बता देगा, लेकिन अपने मन से नहीं बताएगा चीज को। लेकिन चर्चा करना सही है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये भी सही है। सोचना, विचारना, परीक्षण करना, विभिन्न उत्तर जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना। अब शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसका विकास करेंगे। इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है, 2, 3, 4 ऑप्शन सही है आपका। ठीक है जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मुड़ते हैं हम लोग, ठीक है, और जानते हैं इस चीज को, पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या है? अधिगम में सुधार करना है आपको, अधिगम में सुधार करना है, ठीक है, राइट। अधिगम में सुधार करना है, सबसे उपयुक्त क्या है? पहला है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों के एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करना। ध्यान रखिएगा, जहां भी बातचीत होगा सही हो जाएगा, क्योंकि बातचीत करने से क्या होता है, समस्या का समाधान अच्छे ढंग से होता है, ये सही होगा। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अब देखिए नियमित क्या है, हमेशा अगर परीक्षा आयोजित करिएगा तो बच्चों में क्या हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा। देखिए आप ही लोग परीक्षा देते हैं, परीक्षा है, डर पैदा हो जाता है। अगर नियमित रेगुलर मूल्यांकन करिए बच्चों का, अगर रेगुलर मूल्यांकन करेंगे बच्चों का तो समझ रहे हैं, तो डर और पैदा हो जाएगा। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषयों की व्याख्या करनी चाहिए। ये शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये अब यहाँ कौन कर रहा है, व्याख्या बालक को करना चाहिए, तो कर रहे हैं शिक्षक को करना चाहिए। ये क्या हो गया, टीचर सेंटर हो गया, ये भी गलत है आपका। दूसरा वाला भी गलत है आपका। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। कक्षा में क्या होना चाहिए, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अब देखिए सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री हो ये जरूरी नहीं है, ये शिक्षक सामग्री होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन सभी प्रकार का हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये। तो अब देखें ये, तो इसीलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, पहले वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बातचीत करना। जितना आप बातचीत करेंगे बच्चों में उतना ही सुधार आएगा, ये ध्यान में रखना है चीज को, इसलिए पहले वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है मैंने बता दिया। तीसरा क्यों है आपका टीचर सेंटर, यहाँ अगर बच्चों यहाँ अगर बालक दिया रहता तब ये सही हो जाता आपका। ठीक है जी, तो इसीलिए ऑप्शन आपका सही है। तो आप समझ गए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। गंभीर से सोचने के लिए आमंत्रित करता, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सोचने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो पहला दिया विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से, यानी अलग अलग तरीका से देखिए, अलग अलग तरीका से देखिए जितना भी। जैसे क्वेश्चन है कि गरीबी की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे यदि पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो क्या होगा, ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो इसके कितने समाधान होंगे, बहुत सारे होंगे। यानी ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चों को कल्पना करने के लिए बढ़ावा दे, समझे,
चिंतन करने के लिए बढ़ावा दे, जो जिज्ञासा को बढ़ावा दे। इससे क्या होगा, बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति को उजागर करेगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? अगर आप इसका उत्तर जान भी जाएंगे, उससे बच्चों के चिंतन का विकास नहीं हो सकता है। गलत है। सही जवाब क्या है? ये भी गलत है। इसका जवाब बता दीजिए। जवाब आप दे दीजिएगा, लेकिन चिंतन का विकास नहीं हुआ। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए आप देखिएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा गलत है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? लेकिन पहला वाला ऑप्शन इसलिए सही है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को सोचने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। डाइवर्जेंट का मतलब है एक चीज के बारे में कई तरीके से सोचना, कई तरीके से अपना विचार देना। इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ाइए, तो ये बात को ध्यान में रखिए कि जब भी कोई पढ़ाने का प्रयास कीजिए या समझाने का प्रयास, अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाइए आप और सिखाइए। तो कोशिश करिए कि आप उनसे कहिए कि आप इनके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। उनके विचार को सुनिए, उनके डिस्कशन को सुनिए, उनके आइडियाज को सुनिए। और बच्चा जितना तरीके से अपने को बताएगा, उसका चिंतन का विकास उतना ही होगा। और जब तक चिंतन का विकास होगा, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन 100% आपका सही है ये। और मैंने दूसरा, तीसरा, ये चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा में बच्चे का विभिन्न तरीके से सोचने का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, अब देखिए ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। वंचित पृष्ठभूमि क्या होता है? ऐसे बच्चे जो शैक्षणिक रूप से वंचित हो, सामाजिक रूप से वंचित हो, आर्थिक रूप से वंचित हो, यानी उनको किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिला हो, समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हो। जैसे अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अनाथ बच्चे, बेघर बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे कहा जाता है। उनको अगर पढ़ाएंगे आप, तो कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। यानी अपने क्लास में तेज बच्चों का अलग वर्गीकरण कर दीजिए, कमजोर बच्चों का अलग कर दीजिए, औसत बच्चों का अलग कर दीजिए, पिछड़े बच्चों का अलग कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप बना दीजिए। क्या ये सही है? नहीं, गलत है ये। और ये ऐसे चीज आए तो गलत मारिएगा इसको। हमें बच्चों के बीच में वर्गीकरण नहीं करना है, क्योंकि अब शिक्षा कैसी चल रही है? सामूहिक शिक्षा चल रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन, सबका साथ सबका विकास। सामूहिक शिक्षा का मतलब क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मतलब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है और सबका विकास करना है, कुछ बच्चों का विकास नहीं करना है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। उनसे अच्छा व्यवहार सिखाता है। तीसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनको उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को उत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। ये गलत है। क्या है? गलत है। जो वंचित पृष्ठभूमि के आने वाले जो बच्चे हैं, उनके भाषा के उपयोग को उत्साहित नहीं करना है, बल्कि प्रोत्साहित करना है। क्योंकि जो भी बच्चा अपनी पृष्ठभूमि लेके आएगा, और जो बच्चा पृष्ठभूमि लेके आएगा, उसकी पृष्ठभूमि का हमें आदर करना पड़ेगा। चाहे उसकी भाषा हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, पोशाक हो, बोली हो, ज्ञान हो, अगर हतोत्साहित करेगा। सीटेट का बड़ा फेवरेट वर्ड है हतोत्साहित करना, गलत हो जाता है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। सही है। मतलब जिस पृष्ठभूमि से बालक आ रहा है,
उसकी संस्कृति के, उसको भाषा को महत्व देना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से और सिखाया जा सके। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। आप इस तरह चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि पहला गलत कैसे है, दूसरा गलत कैसे है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। इस तरह आप अगर क्वेश्चन को, आप देखिए होता क्या है कि मैं भी जब पहली बार सीटेट देने गया था, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं CI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय, हम लोग तो अपियरिंग में दिए थे। उस समय 1 साल का B.Ed होता था और पहले साल ही हम लोग 125 नंबर आए थे हमारे। तो वहाँ जो बच्चों का मैंने स्थिति देखा, यही देखा, बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन वो लॉजिक नहीं दे रहे हैं कि पहला गलत है तो क्यों गलत है, दूसरा गलत है तो क्यों गलत है, तीसरा सही है तो क्यों। बस वो बनाते कैसे हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं या हमने कैसे पढ़ा है, उस आधार पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये गलत है। आपको बनाना NCF 2005 के अनुसार बनाना है, ये ध्यान रखिएगा चीज़ को। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करता है? बाल केंद्रित, क्या वर्ड डाला है? बाल केंद्रित डाला है, यानी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। मैं पहले ही बता दिया था कि पेडागोजी को 2 भागों में बांटना है, एक टीचर सेंटर और एक चाइल्ड सेंटर। शुरुआत में समझा दिया आपको, अपने पेज में लिख लीजिएगा और हमारा 10 वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, गर्दा उड़ जाएगा। देखिएगा परीक्षा में आपको सीटेट को पकड़ लीजिए, सीटेट क्या जानना चाहता, अगर आप पकड़ लिए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए क्या रहेगा, प्रदर्शित करता है, पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। मैं 2011 से बच्चों को बता रहा हूँ कि जहाँ भी याद करना होगा गलत हो जाएगा। ये टीचर सेंटर में लिख लीजिए आप लोग, सुरेश, मोहन, गुड़िया, सनत, लिख लीजिए सब लोग आप लोग। याद करना जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा। रटना, याद करना कोई कहते हैं रटना, वो भी लिखा रहेगा, गलत हो जाएगा। स्मरण करना लिखा रहेगा, गलत हो जाएगा। प्रत्यस्मरण लिखा रहेगा, गलत हो जाएगा। ये 4 वर्ड है, याद कर लीजिएगा। रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना। इंग्लिश में बोलते हैं रोट मेमोराइजेशन करना। इसलिए पहला वाला गलत हो गया, ध्यान रखिए। अगर खाली आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा याद करना, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। याद करना लिखा रहे तो खाली, लेकिन लाइन को पढ़ दीजिएगा याद करना नहीं है, तो फिर ऐसा ना कि नहीं पढ़िए, याद करना मार दीजिए, गलत हो जाएगा फिर तो, ठीक है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। अब देखिए जहां भी एकमात्र आएगा गलत हो जाएगा। करें कि ऐसी कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है। क्लास में पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन नहीं होता है, बहुत सारे संसाधन होते हैं, आसपास का दुनिया है, टीचर है, बहुत सारे संसाधन होते हैं। आई करें क्या पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन है, तो देख लीजिएगा जहाँ टीचर सेंटर में जहाँ एकमात्र होगा गलत हो जाएगा, जहाँ ही लिखा होगा गलत हो जाएगा, जहाँ सिर्फ लिखा होगा गलत हो जाएगा, जहाँ केवल लिखा होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ही लिखा होगा गलत हो जाएगा, जहाँ एकमात्र लिखा होगा गलत हो जाएगा। एकमात्र, केवल, सिर्फ और ही, ठीक है जी। ये जहाँ भी लिखा रहेगा गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलिए तीसरा ऑप्शन को छोड़ते चौथा में आते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होती है। अब देखिए जहां भी पुरस्कार होगा दंड होगा गलत हो जाएगा, टीचर सेंटर में लिख लीजिए। पुरस्कार और दंड जहां भी होगा गलत हो जाएगा, लिख लीजिए टीचर सेंटर में, क्योंकि हम बच्चों को पुरस्कार देकर नहीं पढ़ाना चाहिए, दंड देकर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। NCF 2005 ये कहता है
कि बच्चों को पुरस्कार देके नहीं, मोटिवेशन देके बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, गलत है पुरस्कार। और दंड देना तो ऐसे भी गलत है आपका। दंड देना, डांटना, फटकारना, मारना, पीटना, ये सब टीचर सेंटर का ऑप्शन है। ये पहले हुआ करता था। पहले के टीचरों की अवधारणा थी कि पीटने से बच्चे सुधर जाते हैं, टीचने से बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन आज के डेट में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि नहीं, पीटने से नहीं, मोटिवेशन देने से, बच्चों को सीखने सिखाने से। तो तीसरा ऑप्शन अपने आप सही हो गया। तीसरा जरा पढ़ लेते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। मतलब ये जो ऑप्शन ये कह रहा है, ये हो रहा है ग्रुप लर्निंग, ये ग्रुप टीचिंग की बात हो रहा है। बच्चों को 3-4 बच्चों को ग्रुप बनाकर पढ़ा रहे हैं हम लोग। 3-4 बच्चों का ग्रुप बना दिया, अलग अलग ग्रुप बनाकर, और टीचर सारे ग्रुप के बीच बीच में घूम रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये अच्छी चीज है, जो ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। समूह शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समूह शिक्षा, समूह शिक्षण, ग्रुप टीचिंग, ये वाला ये वर्ड जहां भी रहे सही हो जाएगा, लिख लीजिएगा चाइल्ड सेंटर में। समूह शिक्षण ये सही होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़कों से शिक्षक कहते हैं, लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़कों बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी क्या है? अब देखिए, एक सवाल हमेशा आता है, जेंडर इशू पर आता है, ये कि लड़का बनो लड़की मत बनो, लड़की बनो लड़का मत बनो, यानी लड़का लड़की को हम लोग भेदभाव करते हैं। तो पहला दिया है कि जातीय भेदभाव, गलत है, ये जातीय भेदभाव का तो मामला है, ये नहीं है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा दिया, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। यही ऑप्शन सही है आपका। ये जो अवधारणा वो रूढ़िबद्ध अवधारणा है, रूढ़िवादी अवधारणा है, ये रूढ़िवादी अवधारणा है, पूर्वाग्रह अवधारणा है, ये लिंग असमानता का उदाहरण है। क्या है? लिंग असमानता का उदाहरण है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, और लड़के लड़कियों को कहते हैं कि लड़कों को बोलते हैं तुम खाना मत बनाओ, घर का काम मत करो, लड़कों को कहते हैं कि तुम लड़कियों की तरह मत रो, और लड़कियों को कहते हैं क्या, लड़के जैसे मत बनो, लड़के जैसे मत खेलो। ये जो हम लोग बातें जो करते हैं, ये लिंग रूढ़िवादिता को प्रगटाता है, और यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए तीसरा, ये तो जैनिक चीज है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जो जटिल परिस्थिति है उसको संसाधित करने में, ये जो कॉम्प्लेक्स जो सरकमस्टांसेस है, उसमें टीचर बच्चों को किस प्रकार सहायता कर सकता है? कह रहा है पहला कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देंगे हम लोग, और मैंने बता दिया आपको, टीचर सेंटर में लिख लीजिए, जहां भी प्रतियोगिता होगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता से बच्चों में क्या होता है? तनाव पैदा होता है। क्या होता है? तनाव पैदा होता है। ठीक है जी। इसीलिए प्रतियोगिता जहां भी होगा, हीन भावना का विकास होता है बच्चों में। इसलिए एनसीएफ 2005 प्रतियोगिता को नहीं मानता, कहता है कि सहभागिता जरूरी है, प्रतियोगिता नहीं जरूरी। ऐसे भी इसमें पुरस्कार दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। नहीं, बच्चों को हमें सहायता देना है, लेकिन फैसिलिटेटर के रूप में सहायता देना है। सारा काम कौन करेगा? ये बच्चा ही करेगा, लेकिन हमारा टीचर का काम है फैसिलिटेटर। ये कह रहा है कोई भी सहायता नहीं दीजिए, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। उसे ऊपर भाषण देना चाहिए। भाषण देना माने लेक्चर देना, और लेक्चर देना जहां भी होगा गलत हो जाएगा। क्या होगा? जहां भी होगा गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब चौथा ऑप्शन दिया है कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख देना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। कार्य को क्या किया? अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया हमने, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया,
और जब जटिल परिस्थिति है ना, जटिल का मतलब हार्ड कोई कार्य है, तो उसको अलग अलग हिस्सों में जब बांट देंगे तो उसको समझने में बहुत बहुत ही मदद होगा। फिर से आते हैं, पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत है, प्रतियोगिता हो गया। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, मैंने बता दिया आपको, ये क्या करें, कोई भी सहायता नहीं दीजिए। तीसरा में करें भाषण दीजिए, और भाषण देना जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा, ध्यान लिखिएगा सबको। भाषण देना माने लेक्चर, बच्चों को कभी भी लेक्चर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, 1 से 5 और 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। और दोनों कैसे सीखते हैं, मूर्त तरीके से सीखते हैं। और भाषण क्या होता है, मूर्त तरीका नहीं होता, अमूर्त तरीका होता है। यानी छोटे बच्चों को गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना है, भाषण देके नहीं। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा गलत है आपका। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए। इस पर बहुत सारा सवाल आता है, परीक्षा में हमेशा आता है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। देखिए अब लिख लीजिए, टीचर सेंटर में लिख लीजिए सभी लोग, जहां भी परिभाषा होगा गलत हो जाएगा। क्या होगा, परिभाषा। परिभाषा क्या होता है, नियम होता है, और नियम क्या होता है, अमूर्त होता है। नियम क्या होता है, अमूर्त होता है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी नियम की बात कर रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। रुखी और बच्चों द्वारा कठिन होनी चाहिए, गलत है। देखिए भाषा के बारे में बता रहे हैं, आप चाइल्ड सेंटर में लिखिएगा, जहाँ भी मातृभाषा होगा सही होगा। मदर टंग, मदर टंग का मतलब यह है कि घर की भाषा, परिवार की भाषा, दिन प्रतिदिन की भाषा, ऐसी भाषा जो बच्चे मतलब जो है अपने बचपन से ही बोलते बढ़ते हो। ठीक है जी, ये ऑप्शन सही है आपका तीसरा, प्रतिदिन की भाषा होनी चाहिए, प्रतिदिन, क्योंकि उसमें बच्चे जल्दी समझते हैं, समझने की क्षमता उसी भाषा में विकसित हुआ है। किसी बच्चों को अगर बंगाली में सिखाओगे और बंगाल का रहने वाला बंगाली से ही पढ़ा लिखा है तो वो जल्दी सीखेगा। अगर उसे इंग्लिश में सिखाओगे तो नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चे जिस भाषा में परिवेश में पढ़ते हैं उसी बच्चों को जल्दी वही चीज़ जल्दी ग्रहण करते हैं। जैसे आप भोजपुरी बेल्ट के हो तो भोजपुरी में अगर कोई पढ़ाएगा आपको साइंस, मैथ और सोशल साइंस, तो आप जल्दी सीख जाओगे। अब इंग्लिश में मैं भाषण देने लगूँ, मुश्किल है, नहीं समझ पाओगे, समझने में ही लग जाएगा ये कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। इस पर बहुत समझ लीजिएगा, ये सवाल आता रहता है परीक्षा में, काफ़ी भाषा पर सवाल आता है परीक्षा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य देखो कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा आपसे। नहीं है का मतलब यह है गलत पूछ रहा आपसे। अब देखिए मैंने बताया था, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया, जो पैडागोजी निर्भर किस पर करता है, एनसीएफ 2005 पर निर्भर करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या। पूछेगा कभी फुल फॉर्म तो यहाँ से लिख सकते हैं, 2005 में आया था। और ये आपके माई बाप हैं, ये आपके माई बाप हैं। अगर आपको सीटेट पास करना है तो एनसीएफ 2005 आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका काम बना। अब मैं जो बोलूँगा सब एनसीएफ होगा। कह रहा है क्या, गणित शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। पहला, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अगर आप अमूर्त तरीके से बच्चों को गणित पढ़ाएंगे तो गणित नहीं समझ में आएगा, क्योंकि छोटे बच्चे कैसे समझते हैं, मूर्त तरीके से समझते हैं। मूर्त माने कोई चीज़ दिखाकर, जब तक उसे कोई दिखाओगे नहीं तो समझेंगे नहीं। गणित में बच्चों की जिंदगी के अनुभव के साथ, ये वाला सही ऑप्शन है। जब भी बच्चों को गणित पढ़ाइए उसको जिंदगी से जोड़िए, आम जिंदगी से जोड़िए। समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन ये दिक्कत ये है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहा नहीं मतलब गलत पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है आपका। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए समस्या समाधान देकर बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चा क्या करेगा,
बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित होगा। और मैथ में क्या होता है, समस्या, कोई ना कोई समस्या दिया रहता है, उसका समाधान करते हैं। तो यह भी ऑप्शन सही है आपका। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित, तर्क संगत, मैथ क्या है, तार्किक होता है, लॉजिक देके होता है। कोई भी चीज़ बनाइएगा लॉजिकली विचार देना पड़ता है, और जितना लॉजिकली चीज़ को प्रोत्साहित कीजिएगा मैथ उतना जल्दी आएगा। तो आपका चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। लेकिन पहला वाला मैंने बताया था गणित में उच्चतर अमूर्त, हम बताए थे जहाँ भी अमूर्त होगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिख लीजिएगा टीचर सेंटर में, अमूर्त तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लिख लीजिएगा टीचर सेंटर में, सब लोग लिख लिए, मूर्त तरीके से पढ़ाना चाहिए, तभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, और ये परीक्षा में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष माने वही स्पेशल चाइल्ड्स, जे स्पेशल चाइल्ड्स कौन, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है। देखिए, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य करे। जो स्पेशल चाइल्ड्स हो तो क्या है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, काल्पनिकता की बात नहीं है ये। विद्यालयों पर भार बढ़ाते नहीं, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे औसत बालक हो, सभी हमारे बच्चे हैं, सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं। इससे विद्यालय पर भार नहीं बढ़ता है। जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ठीक है, यह भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का तरीका में बदलाव करना चाहिए, विषय वस्तु में बदलाव करना चाहिए, धारणा में बदलाव करना चाहिए। ठीक है, यही समय की मांग है। जो हमें स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाना है तो उसके पढ़ाने का जो तकनीक है, तरीका है, उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा, विषय वस्तु में बदलाव करना पड़ेगा और धारणा में पड़ेगा, क्योंकि उन बच्चों की अलग डिमांड होती है, पढ़ाने का मेथड्स अलग होता है, तरीका अलग होता है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है आपका। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, ये पूछ रहा है। ये सवाल पूछ रहा है, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, यानी कौन सा प्रभावशाली विद्यालय है के बारे में, कौन सा प्रभावशाली विद्यालय का उदाहरण है। एक तरह से क्या विद्यालय में दंड देना चाहिए, मैंने बताया था गलत हो जाता है। प्रतियोगिता कराना चाहिए, गलत हो जाता है। मैंने बताया था टीचर सेंटर में दंड आएगा, गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता आएगा, गलत हो जाएगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने कहा था कि निरंतर मूल्यांकन नहीं करना है, निरंतर करिएगा तो बच्चों में भय पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। कैसा होना चाहिए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सापेक्ष माने निर्भर, व्यक्ति निर्भर अधिगम, मतलब व्यक्ति के अनुसार अधिगम देना है, लर्निंग देना है, सिखाना है। मतलब चाइल्ड सेंटर ऑप्शन ये है, ये कराए कि बालक के अनुसार सिखाइए, बालक की क्षमता क्या है, बालक की पृष्ठभूमि क्या है, बालक का स्वभाव क्या है, उसके अनुसार सिखाइए। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सीखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। एकाधिकारी मतलब डिक्टेटरशिप, इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेटरशिप। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर होता है। टीचर सेंटर का क्या कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जैसा भी पढ़ाऊं, बच्चों को समझ में आए चाहे ना आए, उससे मेरी मतलब नहीं है। जबकि आज एनसीएफ 2005 इस अवधारणा को नहीं मानता है, कहता है कि हमें जो कुछ भी पढ़ाना है बालक की क्षमता, बालक की समस्या, बालक की पृष्ठभूमि, बालक के बैकग्राउंड को देखते हुए हमें पढ़ाना है, न कि अपनी मर्जी से। अब टीचर का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का हो गया, टीचर का काम एडवाइजर का हो गया है, टीचर का काम क्या हो गया, काउंसलर का हो गया है।
एकाधिकारवादी नहीं, मतलब मनमौजी नहीं है, मनमानी नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड गलती है। ये ऑप्शन में लिखिएगा टीचर सेंटर में एकाधिकारवादी, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने गणित की संगठनात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है, बल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, जहाँ शिक्षक क्या होता है, सारे अधिगम में आगे होता है। जैसे मैं छोड़ दे रहा हूँ तो घबराइएगा नहीं, इसलिए कि ऑप्शन पढ़ते समय देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन पहले हमको सटीक सही लग रहा है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होना था, आगे किसको होना चाहिए था, बालक को होना चाहिए कि टीचर को होना चाहिए था। जब टीचर ही आगे रहेगा तो बालक क्या करेगा। और फिर कह रहा है निष्क्रिय होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा बालक को कभी भी निष्क्रिय नहीं होना है, सक्रिय होना है। तो टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा निष्क्रिय शब्द जहां भी होगा गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को निष्क्रिय नहीं, पैसिव लर्नर नहीं बनना है, एक्टिव लर्नर बनना है। मतलब बच्चों को एक्टिवनेस आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन सही है आपका। देखिए, यानी जहाँ बच्चे अपने अनुभव करते हैं, जहाँ बच्चे अपना सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, तो वही ना बच्चे अपना सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, वही ना अच्छे से अनुभव करेंगे। अब देखिए दूसरा ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें डाउट लग रहा था। पहला और तीसरा तो एकदम गलत है और चौथा तो एकदम सही है, तो दूसरा भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है। मैंने बताया था ही जहां भी होगा गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ही का मतलब केवल संज्ञानात्मक कुशलता पर ध्यान दे रहे। संज्ञानात्मक माने मानसिक क्षमता, मानसिक विकास। लेकिन विकास के कई आयाम होते हैं, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, संवेगात्मक विकास भी होना चाहिए, नैतिक विकास भी, हर तरह का विकास होना चाहिए। और विकास क्या हो रहा है, खाली केवल हो रहा है संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, गलत है। जबकि विकास हर तरह का होना चाहिए ना, इसलिए ही दिया। ही मैंने बताया जहां भी ही होगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये ही केवल सिर्फ एकमात्र, ही केवल सिर्फ एकमात्र, ये वर्ड जहां भी होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हम लोग। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि, प्रेरित माने मोटिवेशनल समझा जाता है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वह अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वो सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं। चौथे ऑप्शन से चलते हैं, सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं। रोज बच्चे स्कूल आए लेकिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया से बच्चे ना जुड़े, गलत हो जाएगा। हमको बच्चे रोज आए लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ना। वे कक्षा में अनुशासन रहे, अनुशासन शब्द जहाँ भी होगा गलत। बच्चों को अनुशासित नहीं करना, अनुशासित का मतलब होता है नियंत्रित करना। अच्छा, बच्चा नियंत्रित ही हो जाएगा तो वो अपने विचार कैसे प्रकट करेगा। वो अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आए, मतलब अच्छा ड्रेस पहने लेकिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया से ना जुड़े, गलत। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यह ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न पूछना यानी बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है यानी वो सीखने सिखाने के प्रति क्या है, मोटिवेटेड है, प्रेरित है, वो एक्टिवनेस है उसमें, बच्चे में एक्टिव लर्नर है। ठीक है जी, चलिए ये ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक बच्चों की सृजनात्मक क्या है, विचार। सृजनात्मक विचार क्या होता है, क्रिएटिव विचार क्या होता है, जो नए नए विचारों को प्रोत्साहित करे, जो नए नए तरीकों को प्रोत्साहित करें। पहला दिया है कि उत्तर को कंठस्थ करें, मैंने पहले ही बता दिया था, टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा, याद करना, रटना, कंठस्थ करना या स्मरण करना, गलत होता है। याद करना कोई कंठस्थ करते हैं, तो ये ऑप्शन में जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा। प्रत्यय स्मरण करना फिर वही बात होगा, कंठस्थ कोई प्रत्यय स्मरण करते हैं, ये भी गलत है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देना, बहुविकल्पी माने एक क्वेश्चन दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया। जैसे ये है क्या, ये क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी है,
MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे बच्चे में चिंतन का विकास नहीं हो सकता है। ताजमहल कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन दे दिए, कहाँ, तो इसमें थोड़े बच्चों का चिंतन का विकास हो गया, इसलिए गलत हो गया। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहना, ये ऑप्शन सही है। जितना तरीके से सोचेगा बच्चों में उतना ही बच्चों में विकास होगा। ठीक है जी, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि पढ़ाने का तरीका कैसा रहा और आपको कितना समझ में आया। अगर आपको और लगता है कि और समझाया जाए तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और आपको मेहनत करके और आपको आगे बढ़ा सकूं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपको सीटेट का जो हवा बना हुआ है, एक समस्या बना है, उसको दूर किया जाए। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से और अपने मित्रों को भेजिए, और आप जो है लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए आप, ताकि आप लिखिए कि हाँ मुझे किस किस चीज़ की चाहिए, ताकि मैं आपको और बताया जा सकूं। और मैंने जो बताया है आपको, उस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए गौर से। यही असली चीज़ है। वो भाषण देने से और क्लास को इस तरह से पढ़ाने से नहीं, आप नहीं पास करेंगे। बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन सीटेट में बहुत टेढ़ा आता है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बहुत जटिल है, आसान नहीं है उसका क्वेश्चन। आप यूपी टेट देने जाएंगे, क्वेश्चन सिंपल पूछता है, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है बहुत जटिल पूछता है, बहुत टेढ़ा पूछता है। ठीक है, और जब टेढ़ा सवाल पूछेगा तो आप फंस जाइएगा उसमें। तो सीटेट में 2 चीज़ें कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए उसको भी सीखिए और कॉन्सेप्ट को भी समझिए, और दोनों चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और मैं 15 क्वेश्चन फिर कल लेके आऊँगा आपको और बताऊँगा। थैंक यू।